औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज पहली क्लास 11th का ये टॉपिक है, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है। जो टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल मास। जैसा कि हम आप कल देख रहे थे कि जो मास की डेफिनेशन, इसको हमें मेजर करना था, जो कल का टॉपिक था। इसको पहले मास की जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो भी मैंने बताया, फिर साइंटिफिक डेफिनेशन एज पर द न्यूटन्स लॉज। पहली डेफिनेशन दैट वाज इनर्शियल मास, दैट वाज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो रिलेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, वो कल हमने डिस्कस किया। लेकिन आज है ग्रेविटेशनल मास। जो ये ग्रेविटेशनल मास है, इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बाय द या अकॉर्डिंग, ऐसे बताएंगे, अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहला जो था इनर्शियल मास, दैट वाज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो ये ग्रेविटेशनल मास है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन पहले की इसमें बॉडी मोशन में थी, अब इसमें जो ग्रेविटेशनल मास है, इसमें बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, लेकिन मोशन में भी है, हो सकती है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर हम रेस्ट की बात करेंगे, मोशन जब बॉडी रेस्ट में होगी। ग्रेविटेशनल मास जो है, इसमें भी दोनों सिचुएशंस में, चाहे वो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, दोनों में फोर्स आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन पहले की इसमें दैट वाज एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट मीन्स बाय एनी सोर्स। लेकिन इसमें नेचुरल फोर्स आ जाता है, बट नेचुरल। पहले में आर्टिफिशियल फोर्स था, कोई एजेंट दे रहा था, इसमें नेचुरल फोर्स है। इसमें फोर्स के लिए एजेंट है, लेकिन वो नेचुरल है। क्या है? नेचुरल फोर्स है। जैसा कि फोर्स ऑफ अर्थ हम कहते हैं, फोर्स ऑफ अर्थ जो है, ये नेचुरल फोर्स बॉडी पे आ जाता है। इसमें भी बॉडी पे फोर्स एक्ट होता है, जिसको हम कहाँ रखते हैं, चूँकि पहले हम अर्थ देखते हैं। अर्थ जो है स्फेरिकल एलिप्टिकल शेप कहलाता है। इसमें जो मास है अर्थ का, वो सपोज हुआ है कि इसका पूरा का पूरा मास, तकरीबन 90% मास इसका सेंटर में है। कहाँ है? सेंटर में है। लिहाजा जो भी पुल किसी बॉडी पे होता है, वो सेंटर से होता है। मान लीजिए हमने एक बॉडी को ज़मीन की सतह पे रखा, सरफेस पे रखा, अब इस पे जो फोर्स आ जाता है, दैट कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो अर्थ का पूरा मास है, दैट इज़ एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसीलिए हम कहते हैं कि हम बॉडी को नियर करते हैं, सरफेस पे रखते हैं, मान लीजिए। लेकिन जो बॉडी है उसका मास सपोज m है, जो इसको अपनी तरफ खींच रहा वो अर्थ है, वो कैपिटल M से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये मास बॉडी का है, ये मास अर्थ का है, बोथ आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। इस बॉडी को हमने यहाँ रखा, जो यह मास है वो m कहलाता है। इनके बीच में फोर्स है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा है, लेकिन बॉडी का जो अर्थ का जो मास वो m है, इनके बीच में फैसला है, सेंटर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, या हम कहेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। दिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इज बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज एंड द फोर्स लाइज along द स्ट्रेट लाइन। इसका दूसरा नाम है सेंट्रल फोर्स भी इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मास ऑफ बॉडी, मास या फॉर बॉडी ऐसे लिखते हैं, फॉर बॉडी मास इज इक्वल टू स्मॉल m, ठीक है ना, स्मॉलर बॉडी। अब इसको हमने कहाँ रखा? सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, वो रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि जो सेंटर है, सेंटर से जब हम कोई लाइन लेते हैं सरफेस तक, सरकमफ्रेंस तक, सरफेस तक, वो रेडियस कहलाता है। रेडियस ऑफ अर्थ वो क्या है? वो है कैपिटल R। लेकिन इस बॉडी पे जो अट्रैक्ट कर रहा है वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ अर्थ का है, लेकिन मास की वजह से,
बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन में जो बॉडीज़ के मास होता है इनकी वजह से ये फोर्स आज ये वीक ही है, लेकिन इन्हीं की फोर्स से इन्हीं की वजह से आ जाता है। तब हम मास ऑफ अर्थ लेते हैं, मास ऑफ अर्थ वो एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं, क्योंकि ये लार्जर अर्थ का मास यहाँ बॉडी के मुकाबले में लार्जर है, सो वी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है ना। तब एफ इनके बीच में जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी रिलेशन क्या है, वो किसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू जी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मासेस। Gravitational force is directly proportional to the product of the masses of the two bodies and inversely proportional to the square of the distance between them. As a product of masses, या ऐसे हम दिखा दें, F is directly proportional, product of masses, product of masses between two बॉडीज़, दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी है और एक अर्थ है, यानी एफ इज इक्वल टू, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल एम स्मॉल एम, इनके बीच में एंटर है, अब एंटर रखने की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना। वो किससे हमने स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, आर है, इसका स्क्वायर है, यानी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेकंड है, इनको कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, we get F is directly proportional capital M small m divided by R square। ठीक है ना। अब इस प्रोपोर्शनलिटी जो है इसको हम हटा रहे हैं, F इज इक्वल टू जी, जी से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है ना। लिहाजा इनके बीच में जो फोर्स है इसकी रिलेशन ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मासेस बिटवीन टू बॉडीज इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यानी प्रोडक्ट इनके बीच में डिवाइड बाय आर स्क्वायर वायर, या हम ऐसे लिख सकते हैं वायर जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, हम दो बॉडीज़ को हम क्या करेंगे, जिस तरह पहले हमने ली ना टू बॉडीज़, एक का मास m1 था, इसमें एक्सलेरेशन पैदा हुई a1, और जो सेकंड बॉडी दैट हैज़ मास m2 और एक्सलेरेशन m2 a2 पैदा हुई उसमें, लेकिन फोर्स इनके बीच में एक जैसा था, दैट वाज f। अब यहाँ भी यही ऐसी ही सिचुएशन में हम दो बॉडीज़ ले रहे हैं, लेट फॉर टू, यानी लेट हम पहले बॉडी के लिए m1 इज इक्वल टू ऐसे फॉर फर्स्ट बॉडी let m1 let mass is equal to m1। ठीक है ना। एंड इसमें जो फोर्स है, फोर्स एक्ट ऑन इट, वो कांस्टेंट है, सेम है, क्योंकि पहली बॉडी को ज़मीन का फोर्स इस पे है, अर्थ का फोर्स ऑफ अर्थ इस पे है, दूसरे को भी इस पे फोर्स है, मान लीजिए वो दैट इज़ कॉल्ड F1 लेते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट बॉडी, फॉर सेकंड बॉडी लेट मास इज इक्वल टू m2, फोर्स एक्ट ऑन इट, लेकिन जो एजेंसी है, जो एजेंट है वो एक जैसा अर्थ है, वो F2 है। ठीक है ना। अब F1 किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स एक्ट ऑन फर्स्ट बॉडी, फोर्स एक्ट
on first body, यानी F1 इज इक्वल टू जी, समझो कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है ना। लेकिन ये अर्थ पे है ना, बॉडी फर्स्ट बॉडी पे भी अर्थ पे है, अर्थ का मास m है, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट बॉडी का मास क्या है, m1 है। इनके बीच में एक जैसा फोर ये रेडियस है, डिस्टेंस दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ, लेकिन उसका स्क्वायर है r स्क्वायर, ठीक है ना। फिर F2 यानी ऐसे ही फोर्स एक्ट ऑन सेकंड बॉडी, ऐसे F2 इज इक्वल टू कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ पहले के लिए भी है, सेकंड के लिए भी है, मास ऑफ सेकंड बॉडी इज M2, डिवाइड बाय डिस्टेंस इनके बीच में एक जैसा है और स्क्वायर, डिवाइडिंग देम वी गेट, बताइए F1 डिवाइड बाई F2। मान लीजिए इस इक्वेशन का नाम हम देते हैं थर्ड, इसका देते हैं 4। इक्वेशन थर्ड का लेफ्ट साइड F1 है, डिवाइड करना है इसे इक्वेशन 4 का लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, अब लिखो इक्वेशन थर्ड का राइट साइड क्या है, जी कैपिटल M1 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है ना, होल डिवाइड बाई F2 का वैल्यू, इक्वेशन 4 का राइट साइड क्या है, कैपिटल G कैपिटल M2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन इसको थोड़ा और एलाबरेट करते हैं राइट साइड को, दिस विल बिकम G कैपिटल M1 डिवाइड बाई r स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल हमें चाहिए ऐसे, r स्क्वायर उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल जाएगा इनवर्स r स्क्वायर डिवाइड बाई G कैपिटल M2। देखो G और G विल गो, कैपिटल M एंड कैपिटल सेम विल गो, R2 एंड R2 विल गो, दिस इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाई M1 डिवाइड बाई M2, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल मास टू कैन बी कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग फोर्सेस ग्रेविटी एक्टिंग ऑन देम, यानी अब चूँकि जो F1 है फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, F2 जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, अब इनको कैसे कंपेयर किया जाता है, जो ग्रेविटेशनल जो मास है, ग्रेविटेशनल मास है, ये समझो ग्रेविटेशनल मास फॉर बॉडी फर्स्ट, ये समझो ग्रेविटेशनल मास फॉर बॉडी सेकंड, दो बॉडीज़ का मास है, इनको कैसे कंपेयर किया जाता है, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स इन पे जो एक्ट हो रहा है इनको कंपेयर करते हैं। ग्रेविटेशनल मास चाहे बॉडी फर्स्ट हो या सेकंड हो, जब हम ग्रेविटेशनल की मास की बात करते हैं हम इसको स्प्रिंग से मेजर करें, स्प्रिंग बैलेंस या कॉमन बैलेंस से मेजर करें। लेकिन इसके लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट है, यानी ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास of two bodies can be compared by comparing the forces of gravity and force of earth acting on them, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल बॉडी, ग्रेविटेशनल mass of bodies can be measured by a spring balance or a common बैलेंस। इससे हम ग्रेविटेशनल मास को क्या मेजर करते हैं, इसका प्रैक्टिकल यूनिट दे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ
measurement of mass in case of atomic particles like electrons, protons and neutrons. Atomic particles is AMU, जिस तरह एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो मास है, इनका जो प्रैक्टिकल यूनिट है, वो कैसे हम मेजर करते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट के एतबार से, यानी 1 AMU एटॉमिक यूनिट मास किसके बराबर है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg है। ये 1 एटॉमिक यूनिट मास इसके बराबर है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल, ये हो गया ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो मास होता है, ऐसे मापा जाता है AMU यूनिट में। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर measurement of mass in case of stars, smaller bodies and larger bodies. In case of stars is Chandrasekhar, SHEKH चंद्रशेखर लिमिट। जो ये चंद्रशेखर एक साइंटिस्ट था, उसने इसके लिए यूनिट दिया था अपने नाम पे। किन बॉडीज़ के लिए? जो स्टार्स हैं, जिनका डायमेंशन बहुत बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए जो मास मेजर करते हैं प्रैक्टिकली, वो चंद्रशेखर लिमिट कहलाता है, यानी CSL यानी 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। यानी अगर हम सन के अलावा, हमें सन का मास एस्टिमेट इसका पता है, किसी और स्टार का मास हमें मेजर करना है, उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 1.4 देते हैं, वो क्या कहलाता है? उसने एक अप्रॉक्सीमेशन दिया है साइंटिस्ट ने, लेकिन जो बाकी स्टार का, सन का, उसने मास मेजर किया है, एस्टिमेट दिया है, रफ एस्टिमेट दिया है। लेकिन जो बाकी स्टार्स के बीच में के बारे में अगर मास हमें मालूम करना है, उस मास को सन का जो मास है, उसको पहले हम करेंगे क्या? 1.4 मल्टीप्लाई, फिर जो सन का वैल्यू मास होता है, उस 1.4 मल्टीप्लाई करने से जो मास आएगा अप्रॉक्सीमेटली, वो उन स्टार्स का मास होगा। अब मास जो है, ये लवर बॉडी उसने क्या ली? यानी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लिया ना। हायर लेवल, हायर मास, लवर मास बॉडी, उसके लिए हायर मास, फिर हायर मास बॉडी लिया उसने स्टार्स, उसके लिए यही है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लिहाजा इसके लिए जो बड़ा यूनिट है 1.4 मास इंटू मास ऑफ सन, जो लवर है एटॉमिक जो पार्टिकल्स है, उनके लिए हम कैसे दिखाते हैं? AMU से, यानी इसका 1 AMU इज इक्वल टू 1.66। मान लीजिए कोई किसी पार्टिकल का हमारे पास 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स को पहले ये करेंगे मल्टीप्लाई, 1.66 इंटू जो वो आएगा, वो उस पार्टिकल का, एलिमेंट्री पार्टिकल का मास होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो मेजरमेंट ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल मास था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।